चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहेंगे किसको? सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन, इसका हिंदी होता है विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो सॉल्यूशन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी रूप में मिलाने से जो मिक्सचर बनता है, जो मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन किसको कहेंगे? कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए ए टाइप का कोई मटेरियल है, ठीक है, और बी टाइप का कोई मटेरियल है। इन दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिए तो इन दोनों का अति होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, मतलब समांगी मिश्रण बनता है, तो उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आई कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। मिश्रण जिसको हम लोग कहते हैं, मिश्रण दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। ठीक है, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर वैसा मिश्रण होता है जिसका संघटक, जिसका कंपोजिशन एवं क्वालिटी सभी जगह मिश्रण के हर एक पार्ट में समान होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास लिए, ठीक है, एक ग्लास लिए, इस ग्लास में शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हमने बनाया। ठीक है, शुगर और वाटर को इसमें मिक्स किया है। ठीक है, शुगर और वाटर को इसमें मिक्स कर दिया। अब शुगर और वाटर को जब हमने इसमें मिक्स किया तो देखते हैं क्या कि जब पूरे अच्छे तरीके से मिलियन बनाने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के इस पार्ट से वाटर का क्वांटिटी, इस पार्ट के वाटर का क्वालिटी दोनों का सेम होता है। मतलब यहाँ के पानी की मिठास भी उतना ही होगा, यहाँ के पानी की मिठास उतना ही होगा, यहाँ के पानी की मिठास उतना ही होगा। मतलब विलयन के हर एक पार्ट का गुण समान रहता है और इनके अवयवों के बीच, इनके कंपोनेंट के बीच कोई डिविजिबल लाइन नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि ये वाटर है और ये चीनी है, ये शुगर है, ये वाटर है। ठीक है, तो क्या होता है, वैसे मिश्रण को क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? ये होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनियस होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम लोग क्या आंख से अलग किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया हम लोग ले लिए बालू और लोहे का चूर्ण ले लिए। ठीक है, बालू और लोहे के चूर्ण को मिक्स कर दिए तो उसमें हम अलग कर सकते हैं कि ये बालू है, ये लोहा है। अलग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, मतलब इनका संगठन एक समान नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है? ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर समझ गए? हाँ, कि जिसका कंपोजिशन सभी जगह समान हो विलयन में, उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिटा दे। चलिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का, विलयन का डिफिनेशन क्या होगा? तो ठीक है, लिखते हैं। इट इज डिफाइंड as the homogeneous mixture of two or more
सबस्टांसेस, टू और मोर सबस्टांसेस, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और मोर सबस्टांसेस, सबस्टांसेस, ठीक है, सबस्टांसेस विच, जो लूज, विच लूज दियर इंडिविजुअल फिजिकल आइडेंटिटी, ठीक है, एंड cannot be separated by simple method. Physical identity cannot be separated by from solution by any simple method, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो गया हमारा कि सॉल्यूशन क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से, इट इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है सबस्टेंसेस व्हिच, जो लूज देयर इंडिविजुअल फिजिकल आइडेंटिटी, मतलब वो अपने इंडिविजुअल फिजिकल भौतिक पहचान को खो देता है। जैसे हम लोग जल और चीनी का मिश्रण जब बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चीनी जो होता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी को लॉस करता है, कि चीनी का कैसा क्रिस्टल आकार कैसा होता है, ठोस रूप में, जब उसको विलयन में बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है, ठीक है, तो अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को वो चेंज करता है, फिजिकल आइडेंटिटी पहचान, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, उसका जो गुण होता है वो मिक्सचर में रहता ही है, फिजिकल आइडेंटिटी सिर्फ चेंज होता है, और उसको सॉल्यूशन के अवयवों को किसी भी मेथड द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है, मिटा, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए विलियन को हम लोग कैसे बनाए थे, मान लेते हैं ए टाइप का कोई सॉल्यूशन है, सॉरी ए टाइप का कोई सबस्टेंस है, बी टाइप का कोई सबस्टेंस है, इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, दोनों से सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, दो ही अवयव हो सकते हैं, दो ही सबस्टेंस है, दो या दो से अधिक भी सबस्टेंस हो सकते हैं, नमक, चीनी और वाटर का भी सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर और चीनी का भी सॉल्यूशन हो सकता है, क्लियर है, तो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहेगा, दो कंपोनेंट मतलब दो अवयव रहेंगे, उसके दो अवयव, उसमें जब दो सबस्टेंसों का मिक्सचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, क्लियर। चलिए अब जब उसमें तीन कंपोनेंट आपस में मिले होंगे तो उसको बोल देंगे टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन का जो होता है द्विअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन का हो जाता है त्रिअंगी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, ठीक है। चलिए हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग अपने सिलेबस में कवर करेंगे, जनरली सिलेबस में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग
इस पे फोकस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। 3 कंपोनेंट हो सकते, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा, नोटबुक में डालते नोटबुक बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए खुद का नोट्स बेटर नोट्स होता है, बिठा दे। चलिए बिठा, चलिए अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के जो होते हैं मुख्यतः 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के मुख्यतः कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। जैसे मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना, अब सॉल्यूशन का जो है 2 कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में विलेय। क्लियर है? एक हो गया सॉल्यूट, जिसको बोलेंगे हम लोग विलेय। दूसरा जो होता है सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, हिंदी में उसको विलायक कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विलायक। ठीक है, अब पता करना है कि सॉल्यूशन के किस अवयव को हम सॉल्वेंट कहेंगे और किसको हम सॉल्यूट कहेंगे। क्लियर है? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो जनरली जो सॉल्यूट होता है, जनरली जो सॉल्यूट होता है कि वैसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में अवेलेबल हो, जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में हो, which are available in a smaller amount is called solute। ठीक है, और which are available in greater amount is called solvent। जो विलेय में अधिक अमाउंट में मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो जैसे मान लिया जाए एग्जांपल के तौर में हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं और इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए इसको क्या कह सकते हैं? which are available, which are available in a smaller amount। ठीक है, मतलब वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में भी डिफिनेशन अगर जिनको चाहिए वो लिखते जाएंगे, और इंग्लिश तो खुद ही लिख रहा है, बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं। which are available in a smaller amount is called solvent। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? which are available in greater amount in solution। ठीक है, चलिए तो सॉल्वेंट हो जाएगा which are available, which are available in greater amount, greater amount। ठीक है, मतलब जो कम मात्रा में होगा सॉल्यूट होगा, जो अधिक मात्रा में होगा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? एक और तरीका है कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट पहचानने का, सॉल्वेंट पहचानने का। ठीक है, अब जैसे दो सब्सटेंसेस को मिला के सॉल्यूशन बनाया गया। अब सॉल्यूशन बनाया गया तो सॉल्यूशन जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को ग्रहण करता है, ठीक है, भौतिक अवस्था को ग्रहण करेगा, फिजिकल स्टेट को ग्रहण करेगा, वही जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट को ग्रहण करेगा वो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे मान लिया जाए हमने चीनी और शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। लिक्विड अवस्था में होता है मतलब कि वो वाटर का फिजिकल स्टेट ले लिया, लिक्विड का फिजिकल स्टेट ले लिया, तो क्या हो जाएगा? वाटर वहां हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लिया अगर एग्जांपल के तौर पे, चलिए कह दिया 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, कह दिया 10% इथेनॉल सॉल्यूशन की बात करें,
ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें जो इथेनॉल है, इथेनॉल कितना परसेंट है, इथेनॉल हमारा हो गया 10%। ठीक है, और वाटर कुछ नहीं है, सॉल्वेंट के बारे में बात किया ही नहीं, इथेनॉल सॉल्यूशन, तो वाटर को हम लोग लेंगे, काउंट करेंगे। वाटर हमारा क्या हो जाएगा, कितना परसेंट, 90%। क्लियर है, तो देखिए ये स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल है, तो इथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, विलेय जिसको कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ये इथेनॉल है। ठीक है, ये वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, विलायक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी बोल के जा रहे हैं, हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, बारिश हो रही है, सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय, सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, विलायक। क्लियर है, तो जो अधिक मात्रा में उसको बोलेंगे विलायक, कम मात्रा में विलेय बोलेंगे। चलिए ये पहला एग्जांपल, दूसरा लेते हैं। अगर कह दें कि 80% इथेनॉल सॉल्यूशन की बात करें, इथेनॉल सॉल्यूशन की बात करें, तो 80% क्या है हमारा, इथेनॉल कितना परसेंट है, इथेनॉल हो जाएगा 80% और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 20%। तो यहां क्या हो गया, इथेनॉल हमारा सॉल्वेंट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर है, चलिए ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट, जिसको हम सॉरी ये विलेय और ये विलायक। क्लियर है, मिटा दें, अच्छा मिटा देते हैं। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 50-50 रहे तो आप क्या करेंगे, जैसे तीसरा एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं। अगर कह दे कि 50% इथेनॉल सॉल्यूशन की बात कर दे, इथेनॉल सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 50% इथेनॉल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए इथेनॉल इसमें कितना परसेंट हो जाएगा, इथेनॉल कितना परसेंट मौजूद है, 50%। वाटर कितना परसेंट मौजूद होगा, 50%। ठीक है, अब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको कहेंगे, तो दोनों में से किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हैं या सॉल्यूट कह सकते हैं। इसको भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट कह सकते हैं, इसको भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है, यहां तक मिटा। चलिए ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से, कि जो कम मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है, चलिए मिला। अब देखिए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, सांद्रता के बारे में, स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कहेंगे किसको। ठीक है, चलिए देखिए हेडिंग लगा लीजिए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और इसी को स्ट्रेंथ बोलिए, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी विलयन का, तो किसी भी विलयन का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विलयन का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन सांद्रता, कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है कि विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, 1 ग्राम विलयन में कितना ग्राम आपका विलय मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा, विलय
विलेय की मात्रा, ठीक है, सॉरी इसको लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना द्रव्यमान होगा विलेय का, उसी को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट in 1 liter of solution, ठीक है, कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का कितना द्रव्यमान 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्लियर है? चलिए इसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अरे भाई जैसे चीनी और नमक का सॉल्यूशन बना है, तो कितना चीनी और जल का सॉल्यूशन बना है, वाटर का सॉल्यूशन बना है, शुगर और वाटर का, तो उसमें कितना मात्रा में शुगर डाला गया, यही कंसंट्रेशन, ठीक है। शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, सॉल्यूट कंपोनेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो हमारा कितना शुगर उसमें डाला गया, सॉल्यूट का मास कितना है मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। मिटा दें, चलिए लिख लिए, चलिए मिटा। अब चलते हैं मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन 2 तरीकों से है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है 2 तरीकों से होता है। एक कंसंट्रेशन होता है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा कंसंट्रेशन होता है मास रिलेटेड, ठीक है। एक कंसंट्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम रिलेटेड, चलिए तो इसको लिखते हैं हम वॉल्यूम रिलेटेड, क्लियर है। दूसरा कंसंट्रेशन होता है मास रिलेटेड, ठीक है, मास रिलेटेड, मास रिलेटेड मतलब द्रव्यमान से संबंधित होता है, एक जो होता है आयतन से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जितना भी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होने पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। कम चलिए तो लिखते हैं, ये क्या हो जाए, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, तो इसको लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये मास रिलेटेड है, एक्चुअली ये टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे जानते हैं सोल्यूट जो सबस्टांसेस का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज करता है, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज करता है, इसीलिए ये टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करेगा तो कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो जाएगा, क्लियर है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। चलिए अब मास रिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर होता है, स्वतंत्र होता है, ये टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन 2 तरीकों से दिया जाता है। आप समझते हैं कि वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन कौन कौन सा होता है, तो देखिए वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, पहला कंसंट्रेशन जो होता है वॉल्यूम परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है आयतन प्रतिशत। चलिए ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, क्लियर है। देखिए फिर हो जाता है वेट परसेंट बाई वॉल्यूम,
वेट परसेंट बाई वॉल्यूम। सबको समझा जाएगा, एक एक करके सबको बढ़िया से डील करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इन सबों पे, ठीक है। पहले जान ले कि कौन वॉल्यूम रिलेटेड है, कौन मास रिलेटेड है, क्लियर है। चलिए, तो वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, क्लियर है। फिर देखिए ये हो गया, फिर आ जाए मोलारिटी, मोलरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता। चलिए हिंदी लिख देते हैं भाई, आप लोग कहेंगे सर आप हिंदी नहीं लिखते, मोलरता, मोलरिटी मोलरता हो जाएगा। दूसरा होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं नॉर्मलता, ठीक है, ये हो गया नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। अब मास रिलेटेड की बात करें तो मास रिलेटेड में कौन कौन होगा, चलिए, तो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन में क्या होगा, पहला जो होगा वेट बाय वेट, वेट परसेंट बाय वेट, ठीक है, वेट परसेंट बाय वेट, ठीक है, इसको लिखिए W वेट बाय वेट परसेंट, क्लियर है। चलिए आगे, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आगे आगे जो होता है ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर होता है हमारा मोलालिटी, 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 इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल अंश बोलते हैं, मोलालिटी को बोलते हैं मोलरता, मोललता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश, लीजिए हिंदी लिख देते हैं मोल अंश, ठीक है, इसका हिंदी होता है मोललता, ठीक है। अगला जो टर्म होता है मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, अगला जो टर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन या बिलियन, ठीक है, पार्ट्स, पीपीएम या फिर पीपीबी कर दीजिए, ठीक है, इसको लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन, क्लियर है। तो ये हमारा सारा कंसंट्रेशन टर्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है, मास रिलेटेड जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो सॉल्यूशन का आज लगभग इंट्रोडक्शन बेसिकली हो गया है, इन सबों के बारे में 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री की क्लास किए होंगे, तो इन सबों के बारे में 11th में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग ये सब कंसंट्रेशन के टर्म के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। घर पे रहें, थैंक यू, आप पढ़ाई करते रहें घर पे, चलो।